बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महवी शबीब। उम्मीद करती हूं कि आप एक खुशगवार दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता कि व्हाट टू डू, ऐसे में सब्र करना चाहिए। और साथ ही साथ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के जितने भी प्लान्स हैं वो हमारी तवक्कात से, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर होते हैं। और जब वक्त गुजरता है उसके बाद हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही होती है। और इसके साथ साथ जब ज़िंदगी में अच्छे हालात हों और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रगुजारी से अगर हम काम करेंगे, हम देखेंगे कि हमें हमारी नेमतों का एहसास भी ज़्यादा हो रहा होता है और मुश्किलात का जो एक चुभन होती है, जो हमें एहसास महसूस हो रहा होता है, वो भी कम रियलाइज़ हो रहा होता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें आप लाज़मी अपनाएं, आपका दिन भी बेहतर रहेगा, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। आज के मौजू की तरफ बात करते हैं जी। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेंटेंस हमने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन माशरे में हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो तालीम से बड़े मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। और दूसरी तरफ हमेशा से हम ये बात करते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है या हम बात करते हैं कि इसका स्कोप बहुत है, तो हम देखते हैं कि बग़ैर इस फील्ड पर रिसर्च करे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस फील्ड के लिए नहीं बने होते, लेकिन पेरेंट्स के दबाव की वजह से इस फील्ड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो आज का तालीमी निज़ाम, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और जिन वालिदैन के लिए अगर सबसे बड़ा मसला एजुकेशन के बाद जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो मसला ये होता है कि अच्छा रिश्ता कहाँ से ढूंढें। एक तरफ हम देखते हैं कि लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज़्यादा होती हैं कि लड़की की 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए और अच्छा घर बार होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ लड़कों की भी डिमांड होती है जी, लड़की की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, लड़की मोटी नहीं होनी चाहिए, लड़की का रंग गोरा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक परफेक्ट रिश्ता जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जहाँ पर कंपैटिबिलिटी की बात होनी चाहिए, जहाँ पर अच्छे किरदार की बात होनी चाहिए, वहाँ पर मटीरियलिज़म को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। आज के दौर में एक परफेक्ट रिश्ता क्या है, 11 बजे इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम का हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने हमारे दिन को इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग अपने प्लान बना लेंगे तो हम देखेंगे कि हमें दिन में कहीं पर भी किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। तो देखते हैं हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 2 हफ़्तों से फैसलाबाद में शदीद सर्दी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का टेम्परेचर भी काफ़ी सर्द महसूस हो रहा है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में आज तेज़ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली है, जबकि सुबह सवेरे शहर फैसलाबाद का मतला साफ था। और अब जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तो उसके साथ साथ फैसलाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर कमी जो है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में इस वक्त तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो भी जारी, और दर्जा हरारत में वाज़िया कमी भी महसूस की गई है। कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि हवाएं इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को मज़ीद सर्द करती हुई दिखाई देती है और इस बात का पैगाम भी लाती हैं कि आइंदा दिनों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम मज़ीद सर्द भी होगा। उसके साथ अगर बात करें बारिश के हवाले से तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहना है कि क्योंकि मौसम खुश्क भी है तो इस मौसम खुश्क के अंदर बीमारियां आपको बहुत जल्दी घेर सकती है। गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी, इससे रोकथाम के लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो सर्दियों की सौगात है ख़ासतौर पर मछली, उसका इस्तेमाल करें ताकि ख़ुद को जो सर्दी और खुश्क सर्दी की शिद्दत है उससे बचा सके। लेकिन वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि मौसम मज़ीद सर्द होगा और आइंदा दिनों में बादल और सूरज के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। जी
बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वालिदैन को, और हमारा यंगस्टर जो है वो एजुकेशन से क्यों मायूस नज़र आता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, दूसरी तरफ कन्वेंशनल एजुकेशन के हवाले से, जदीद एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं। हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं जी, इस पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जाहिद भट्ट साहब ने, डायरेक्टर वाइट रोज़ स्कूल हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बट सब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जी दुनिया में बड़ी तरक्की आ रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस टाइम बड़ा नाउमीद सा एक एहसास उनके अंदर पैदा हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुछ शक नहीं है कि दुनिया बहुत आगे जा रही है और हमारा नौजवान डिस्टर्ब भी है। देखें, सेटिस्फेक्शन जो है ना वो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आती है, वो किसी मुल्क की हो, किसी घर की हो या किसी फ़र्द की हो। तो ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एक नौजवान इतना पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बाहर निकलता है कि ही विल स्टार्ट हिज करियर, कि कोई जॉब ढूंढे तो उसको जॉब नहीं मिलती है। दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन देयर। अब हमारा निज़ाम जो तालीम का है ना वो इस चीज़ को कैटर ही नहीं करता। बाहर की कंट्रीज़ में जिनको हम एज ए एग्ज़ाम्पल जो है वो हम सेट करने की कोशिश करते हैं 12 मरतबा, लेकिन काम उस तरफ तरीके से नहीं हो रहा है, तो एग्ज़ाम्पल्स देने से कुछ नहीं होता है। अब बाहर के कंट्रीज़ में जो है वो एक बच्चे की ग्रूमिंग ग्रेड 10 तक हो चुकी होती है। ग्रेड 8 तक उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया होता है कि किस बच्चे ने किस फील्ड में जाना है। एक क्लास में अगर 16 और 18 इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, और फिर वो एक टीचर उसको कंटिन्यूसली लेकर चलती है, और फिर वो ग्रेड 8 तक जाने तक वो बच्चे को मोनेटाइज कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है इसके किस फील्ड में जाएगा तो ये ठीक रहेगा। उसके रिलेटिव फील्ड जो है उसके लिए सिलेक्शन होता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, और वो बच्चा फील्ड अडॉप्ट करता है। हमारे यहाँ तो बट साहब ये देखा जाता है कि आजकल अगर एआई का दौर है तो सब लोग एआई में जा रहे हैं। किसी दौर में आपने देखा होगा कि कॉमर्स का बड़ा टाइम था तो हमने देखा था कि सब लोग आईकॉम बीकॉम ही कर रहे थे। तो ये किस्म की एक भेड़ चाल चल रही है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की मैंने बात की, उसकी मेजर कॉज ही ये है कि हम भेड़ चाल में जो डिग्री जो है वो वक्त की ज़रूरत होती है। एक बंदे का वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो देखता है कि ये चीज़ करने वाली है, मैं कर लूँ, वो कर तो लेता है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं होती जो मार्केट को चाहिए होती है। जब वो किसी जॉब प्रोवाइडर के पास जाता है, वो उसको एनालाइज किया जाता है तो उस मेरिट पे पूरा नहीं उतरता। तो फोर्सफुली या ट्रेंड देखकर अपने करियर को प्लान करना ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। डिसीजन यही होना चाहिए कि शुरू से जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है इसको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा स्कूल में होता है उसको वहाँ टाइम डायग्नोज करने का होता है, वहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग का टाइम होता है, उसके लिए फील्ड मुकर्रर करने का टाइम होता है। हमारे यहाँ मास्टर्स भी कर लेते हैं बच्चे को। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ हमने अपने बच्चे को डिसीजन जो पार है वो दी ही नहीं है, और जिस वजह से हम देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सराउंडिंग से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। एट द एंड रिज़ल्ट ये होता है कि जो डिग्री उसके पास होती है ना एम्प्लॉयर उससे खुश होता है, ना वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होता है, और फिर बात होती है कि बेरोज़गारी क्यों इतनी आम है। जहांगीर, आप किस तरह से देखते हैं एजुकेशन के करंट सिस्टम को? अच्छा, हमारे यहाँ एक्चुअली शुरू से ही काउंसलिंग कोई नहीं होती बच्चे की, ना बच्चे की ना पेरेंट्स की। अच्छा देखें, अगर स्कूल की बात करें तो पेरेंट आपके इन्वेस्टर होते हैं। मैं कहता हूँ कि उन्होंने आप पे इन्वेस्ट करना है। एक ख़ास एज के बाद तो बच्चा खुद अपने डिसीजन लेता है ना, तो उससे पहले आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। पेरेंटिंग के हवाले से हमारा कोई काम नहीं है। और उसके बाद अगर बच्चों की काउंसलिंग की बात करें तो हमारे 90% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। बच्चों को गाइड ही नहीं किया जाता कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं।
1 2 3 ऑप्शन के अलावा हमारे पाकिस्तान में ना किसी के माइंड में कोई चौथी ऑप्शन आती नहीं। बिल्कुल। और वो क्या वजह है कि हमारे यहाँ देखें, अगर हम डिपार्टमेंट्स की ही बात कर लें तो शायद 20 से ज़ायद 25-26 डिपार्टमेंट आपके डिप्टी कमिश्नर के अंडर है, लेकिन क्या हमारे बच्चे को तैयार किया जाता है 26 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए? उन्हें तो 1 2 3 से आगे कोई चौथी ऑप्शन नहीं होती। तो क्या होता है, अगर इतने डिपार्टमेंट, इतनी डाइवर्सिटी मौजूद है जॉब्स के हवाले से, अगर जॉब को ही ले लें, अगर इसी साइड पे आ जाएं तो हमारा जो पेरेंट है वो इस चीज़ को समझने को भी तैयार नहीं है कि जॉब्स मार्केट में सिर्फ 2 3 4 जॉब्स नहीं है, बेशुमार वैरायटी मौजूद है, बेशुमार डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अक्सर हमारे ऐसे सीटें खाली रह जाती हैं, वहाँ पर बच्चा ही कोई नहीं होता, रेलेवेंट डिग्री किसी के पास नहीं होती। अगर फैसलाबाद में बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से कि केमिकल का यहाँ पर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग नहीं करवाया जाता, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, फूड टेक्नोलॉजी का है, 6 से 7 डिप्लोमा जात फैसलाबाद में करवाए जा रहे हैं। लेकिन केमिकल जो एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है फैसलाबाद में, उसका डिप्लोमा ही मौजूद नहीं है मैट्रिक के बाद, जो एफएससी के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें जो शायद ऑप्शंस भी मौजूद नहीं हैं, और काउंसलिंग ना होने की वजह से अगर ऑप्शंस हैं भी तो पेरेंट्स को अदराक नहीं है कि हम यहाँ बच्चों को एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, वो क्या होता है, बच्चा एफएससी के बाद जब फेलियर के बाद डिफरेंट फील्ड अडॉप्ट करता है तो अंदाज़ा करें कि उसने 12-14 साल जो पढ़ाई की होती है उसके माइंड में वो फील्ड होती नहीं जिसमें वो दाखला ले ले। जहांगीर, कुछ बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छी होती होंगी, आपने देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ आर्ट्स सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ बायस से शर्मिंदगी बना दिया जाता है। वालिदैन ये कहते हैं कि हमारा बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, हमारे नेबर में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो साइंस से पढ़ रहा है, वो उसके तो बायो बहुत अच्छी है, वो तो मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा है। ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसकी क्रिएटिविटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पर वालिदैन बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करना चाहता है ना, उसे करने दें, चाहे वो गाना गाना चाहता है, चाहे वो डांस करना चाहता है, चाहे वो शायरी लिखना चाहता है, चाहे वो क्रिकेट खेलना चाहता है, चाहे कोई और स्पोर्ट्स करना चाहता है, उसको वो करने दें। जब बच्चा खुद जो करना चाहता है उसको आज़ादी दी जाए तो वो आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, हम कहते हैं आपने खेलना नहीं है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स गाला के भी इवेंट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, साल में एक दफा होते हैं। आपकी उम्र नहीं है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है ये हमारे स्टूडेंट को बड़ा परेशान कर रही होती है। दबा देती हैं, आपके अंदर टैलेंट होता है लेकिन आपको दबा दिया जाता है। बिल्कुल जहांगीर, अभी आप पढ़ाई करें। बिल्कुल, साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप किस सब्जेक्ट के लिए बने हैं, आप किस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, ये वालिदैन को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे थे कि एक तरफ हम बात करते हैं कि फैसलाबाद में रोज़गार की अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है, दूसरी जानिब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्किल्स भी उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन बट साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने एजुकेशन को रिलेट कर दिया है कारोबार के साथ, रोज़गार के साथ, लेकिन हमने देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जॉब सीकर बन रहे हैं। कोई क्यों नहीं इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहा है। हम देखते हैं कि फैसलाबाद में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ बिजनेसमैन के पास तो सिर्फ मैट्रिक की डिग्री भी नहीं होगी, लेकिन वो कारोबार में बड़ा अच्छा नाम बनाए हुए हैं। हमारे यंगस्टर्स इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम हमेशा से ही प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर अदारों का मामले मजबूरी नाम लेना पड़ता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना रेडी करना पड़ता है आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर, कि बच्चे को ये बताया जाए कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। बिल्कुल। तो उस लिहाज से NIC फैसलाबाद में जो है वो काम कर रहा है। यंगस्टर जो हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यंगस्टर जो हैं वहाँ पर अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं और काम करते हैं। आई नो फ्यू यंगस्टर्स हु हैव डन वेरी ग्रेट। तो उसमें ये है कि बिल्कुल हमें इस तरह की माहौल हमें उन्हें देना चाहिए, इस तरह की कोचिंग देना चाहिए कि कल को वो बाहर निकल कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, जॉब प्रोवाइडर बने। अब देखिए, छोटे छोटे कारोबार हैं जो बाद में बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे चाय है या कोई और कैफ़े का है, कोई कॉफ़ी शॉप है, कुछ है, तो छोटे सरमाए से भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा फिर पेरेंट्स की तरफ भी आ जाता है कि वो अनसर्टेनिटी
कि पता नहीं क्या होगा, अगर बिल्कुल। काम शुरू करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। हम देखिए, रिस्क टेकर्स नहीं हैं। हाँ, रिस्क टेकर नहीं है हम। हमें ना वो करज नहीं है कि टू डू समथिंग विच इज़ नॉट रूटीन वर्क ना, तो हम उस तरफ आते नहीं हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लें, ईमानदारी से आप कोई कारोबार स्टार्ट कर लें, 5-7 साल के बाद आप कहीं के कहीं खड़े होंगे, लेकिन कोई रिस्क लेने के तैयार नहीं है। मेरे पास कल भी एक दोस्त आए, तो वो यही बात हो रही थी। मैंने कहा यार तुम किसी बिज़नेस में आ जाओ, बिज़नेस का क्या पता है जी, मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल, जिन लोगों में ये रिस्क आपने कहा, मैं तो इसको कहूँगा कि कर्ज जो है वो, बिल्कुल। तो जिन लोगों में थोड़ा बहुत है वो सक्सेस स्टोरी शायद से बट सीख साहब सकते हम हैं। ना अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे। अगर हम एक जॉब सीकर के माइंडसेट के हवाले से बात करें तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पर मंथ अगर 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। ये नहीं सोच रहे कि हम अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है इस कंपनी के रिप्लेसमेंट ये कंपनी हमारे लिए रिप्लेस कर दे हम लोगों को, लेकिन हमें जो है अपने लिए काम करना है। इस चीज़ पे हम उस तरह से नहीं सोच पा रहे। असल में ना इंसान को डिस्कवर करने की ज़रूरत है कि ही हैज़ ब्लेस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग ना। ज़िंदगी मतलब आपको एक इंसान की शक्ल में मिली है, अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो इट इज़ ब्लेसिंग। इसमें हमारा तो कोई नहीं है कमाल, तो अल्लाह ताला ने हमें चुना टू बी अ ह्यूमन बीइंग। अब बात यह है कि अब हम अगर ह्यूमन बीइंग बने हैं तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। बेशक। अब अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी ज़ात के साथ एसोसिएटेड है, जिसके लिए एक बड़ी लंबी बहस चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट करूँगा कि बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। अब बात यह है कि इंसान को डिस्कवर करना चाहिए कि इफ़ ही इज़ ब्लेस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो वो इस माशरे में आया है, तो उसकी ज़ात से कितने लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारा ये यंगस्टर आ जाए, नौजवान आ जाए, तो आप देखें कि एक उसने खुद जॉब करनी थी सिर्फ, कहाँ मतलब एक उसने जॉब करनी थी, अब कहाँ वो जॉब देने वाला बनेगा, कहाँ उसने अपना घर चलाना था, कहाँ वो लोग कई लोगों के घर चलाने वाला अल्लाह ताला जो है वो उसको बनाएगा। और इसमें तो वैसे ही बरकत पड़ जाती है बिज़नेस में, जब लोगों का रिस्क आपके साथ एसोसिएट हो जाता है, अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ा देता है। बिल्कुल इसी तरह से इस ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और वैसे भी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ या हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स के रोल्स को आप किस तरह से देखते हैं व्हेन इट्स कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। हम देखते हैं कि 16 ईयर की एजुकेशन तो बहुत कॉमन है सोसाइटी में, स्टूडेंट्स के पास डिग्री है लेकिन इतनी करेज नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अच्छा, एक्चुअली कल ही मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि आपको अगर स्कूल में स्टार्ट पे देखें ना, तो ABC लिखने के लिए ना टीचर चाहिए होता है। कि आप बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनको ABC लिखना शायद नहीं आती, तो आपको ABC सीखने के लिए भी एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो जब आपने बिज़नेस करना है, कारोबार करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप लेना है, उसके लिए भी आपको एक किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है, किसी टीचर की ज़रूरत होती है, किसी बड़े की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तदरीसी निज़ाम है हमारे टीचर्स वो हैं जो सिर्फ पढ़कर, मेजॉरिटी बिल्कुल, कि वो सिर्फ किताबें पढ़कर टीचिंग में आ गए हैं। उनका अपना एज सच प्रोफेशनल और रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज का। बहुत सारे बेशुमार ऐसे मैंने टीचर देखे हैं जो वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे होंगे लेकिन शायद खुद उन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई होगी, मार्केटिंग पढ़ा रहे होंगे लेकिन खुद मार्केटिंग नहीं की होगी, एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट MBA में पढ़ा रहे होंगे लेकिन खुद नहीं की होगी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहे होंगे लेकिन खुद कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं किया होगा। तो हमारे यहाँ बेसिकली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में वो टीचर मौजूद नहीं हैं जो उनको प्रैक्टिकली बता सकें। इस वजह से हमारे, मैं समझता हूँ कि 70-80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, हर बच्चा कहता है मैं स्टार्टअप कर लूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, ये वो। बेसिकली हर बच्चे में ये अहलियत भी नहीं होती कि वो स्टार्टअप कर ले, एंटरप्रेन्योर बन जाए। देखिए, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर बंदे को डिफरेंट रोल्स दिए हैं। बिल्कुल। जैसे हम कह रहे हैं कि
अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएं, एंटरप्रेन्योरर बन जाएं, तो आप खुद जॉब के बजाय कई लोगों को जॉब बिल्कुल देंगे। तो स्टार्टअप्स इसका में मतलब भी आपने जहाँ कई लोग ऐसे ऐड क्रिएटिविटी करने बहुत हैं। ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट ऑनलाइन पेजेस हैं, आप एक पर्सन परफ्यूम सेल कर रहा है, हम देखेंगे कि उस मतलब उस तरह से 10 लोग वही परफ्यूम सेल कर रहे हैं। एक पर्सन है, उसका ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर है, हम देखेंगे कि सेम मार्केटिंग है, सेम स्किल्स हैं और सेम टेक्निक्स हैं, वो लोग भी कॉपी पेस्ट जो है ये बहुत चल रही है। जब हम स्टार्टअप्स के हवाले से बात करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करते हैं, समथिंग शुड बी क्रिएटिविटी और समथिंग शुड बी क्रिएट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं शायद हमारी सराउंडिंग में वो अच्छे मेंटोर्स नहीं है, या यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज़ को उतनी संजीदगी से नहीं ले रहे। सब लोग ये देख रहे हैं कि चलें, जब तक टाइम चल रहा है, जब तक वक्त गुजरता है गुजारते जाते हैं। अच्छा, इसमें वही हो रहा है जिस तरह हम थीसिस की बात करते हैं ना कि हमारी अलमारियाँ बड़ी पड़ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो प्रैक्टिकली थीसिस का मतलब है आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम लिया, उसका कुछ सोल्यूशन आपने प्रेजेंट किया, लेकिन वो सोल्यूशन हमें सोसाइटी में नज़र क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो हमने अलमारियों में बंद करके रख दिए हैं, और वो रिसर्च भी ऐसी है कि वो अलमारी में रखने जैसी ही थी, तो इसलिए मार्केट में नहीं आई ना वो। तो बहुत ज़रूरत है चीज़ों को ऐसा करने की कि जो अमली तौर पर हमारी सोसाइटी में, अब देखिए सोशियोलॉजी में अगर इतनी रिसर्च हो रही है तो हमारी सोसाइटी में वो ड्रॉबैक जहाँ पर वो रिसर्च कर रहे हैं उन पर कोई फ़र्क क्यों नज़र नहीं आ रहा? अगर केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायो में और बाकी हर सब्जेक्ट में रिसर्च हो रही है, धड़ाधड़ हमारे PhD जनरेट हो रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी रिसर्च कहाँ जा रही है? वो हमें सोसाइटी में कोई चेंज ला के दे रही है कि नहीं ला के दे रही? तो बेसिकली तो हर थीसिस एक एंटरप्रेन्योरर होना चाहिए, हर एक नया स्टार्टअप होना चाहिए कि मैंने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन दे दिया है, इस पे मैं काम करूं। बिल्कुल तो जहांगीर, उसमें आप इस हमारे बात से इन्वेस्टर एग्री सामने करते आए होंगे हैं कि उसमें। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अपने थीसिस को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। नहीं तो आपको पता ही है कि थीसिस किस तरह से चल रहे होते हैं, जैसे एक फॉर्मेलिटी है जिस पे हम कह रहे होते हैं कि हमने अपना थीसिस सबमिट कराना है। तो इस चीज़ को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। टीचर की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि देखें, वो आपका सुपरवाइज़र हो, वो आपका मेंटोर हो, वो आपका डिपार्टमेंट का हेड हो, उसको चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें हाईलाइट करे, उनको स्टार्टअप करे कि जो कल को जाके सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही हो। अच्छा, मैंने रिसेंटली एक इवेंट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में, उन्होंने पहले सेमेस्टर से ही बच्चों को स्टार्टअप की तरफ लगा दिया कि जब 4 साल में बच्चा डिग्री मुकम्मल करेगा उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर वो 4 साल में मुतअद्दिद बार फेल भी होगा ना तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 साल के बाद उसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो 4 साल बाद एक कामयाब स्टार्टअप कर सकेगा या कामयाब एंटरप्रेन्योर होगा। अगर वो, क्योंकि आप बार बार नाकामियों से भी सीखते हैं, अगर वो 4 साल तक मुसलसल कोशिश करता रहे कुछ करने की, तो चौथे साल ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कामयाब ना हो। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ऑब्ज़र्व किया है कि जो बच्चे ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप की तरफ चले जाते हैं ना, वो डिग्री मुकम्मल होने से पहले जॉब ले लेते हैं। लेकिन हमारा बच्चा, आम बच्चा जो क्या करता है, वो डिग्री लेके हाथ में घूमता रहता है, CV लेके, मुझे कोई जॉब दें, मुझे कोई जॉब दें, और उससे पूछें आपने करना क्या है, तो वो कहेगा कोई भी जॉब दे दें। अब ये कोई भी जॉब दे दें का मतलब है कि उसका ना तो कोई टारगेट है, ना उसका मकसद है, ना उसको कुछ आता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी जाएंगे, कुछ दो आता तरह होगा के तो कहेगा माइंडसेट ना, मैं के ये लोग हैं। करूँगा। एक तरफ ये है कि जो डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए हम कर लेंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि भाई मेरी 16 ईयर एजुकेशन है, मैंने PhD की है, तो मैं इतनी सैलरी से कम बात नहीं करूँगा। बजाय ये सोचे समझे कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, आया उसने किसी इदारे में इंटर्नशिप की है, आया डिग्री तो उसके पास है, लेकिन क्या वो क्रेडिबल है इस जॉब के लिए, ये सोचने की भी बहुत ज़्यादा अच्छा, देखिए, जब आपने सीढ़ी चढ़नी है ना, तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। जंप करके 100 नंबर पे तो नहीं जा सकते। मतलब कम सैलरी जो है ना, वो इतना इशू नहीं है जितना स्टार्ट करना इशू है। कि आप स्टार्ट करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और एक दिन आएगा कि उसी फील्ड में आप बेहतर सैलरी भी ले रहे होंगे। ठीक है, वो टीचर भी है जिसकी हम बात करते हैं कि 5-7 हज़ार में गली मोहल्ले के किसी स्कूल में शायद पढ़ा रही हो, वो टीचर भी फैसलाबाद में ही मौजूद हैं जो लाखों रुपये सैलरीज ले रही हैं। मतलब बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूँ, उनकी 1+, 2+ सैलरी है फैसलाबाद में ही। तो ये नहीं है कि हम कहें कि किसी एक फील्ड में सैलरी बहुत कम होती है या बहुत नहीं होती। आपको स्टार्ट लेना है, सीखना है, अपने स्किल्स को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जब आपकी वैल्यू होगी उस मुतलका प्रोफेशन में, तो फिर आपको अच्छा पे किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें,
8-10 टीचर्स हों या 20 टीचर हों या 100 टीचर हों, उसमें से किसी को वाइस प्रिंसिपल भी लगा दिया जाता है, किसी को हेड भी लगा दिया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है? कुछ क्वालिटीज़ बिल्कुल, क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी हाँ, बड़े उसकी मैटर परफॉर्मेंस करती है। देखकर। बट सब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हमारा यंगस्टर्स जो है वो स्टार्टअप से इतना डर रहा है। आप अगर जिसे जॉब सीकिंग के हवाले से भी हम बात करें तो हम देख रहे होंगे कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही जॉब करना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हम कितने क्रेडिबल हैं, अगर क्रेडिबल नहीं हैं तो क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बस ज़ाहिर ये हमारे रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है या हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ रवैयों से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में हमें थोड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसे जहांगीर ने कहा, आई एम एग्रीड 100% के यूनिवर्सिटी लेवल पे वो स्टफ़ टीचर्स का या काउंसलर्स का, कोचेस का मौजूद नहीं है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है वो तैयारी करवा सके कि जो मार्केटिंग पढ़ा रहा है उसने खुद कभी मार्केटिंग ना की हो। इट इज़ वेरी ट्रू। अब बात यह है कि हमें वहाँ पर जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी बिल्कुल, लेवल बट साहब पर। आप बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की बड़ी ज़रूरत है। वो कैसे लाई जाएंगी इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं तालीम निज़ाम के हवाले से। बट साहब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम स्टार्टअप से इतना घबराते क्यों हैं। आया हमें तब्दीली करने की ज़रूरत है अपने रवैये में, या एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं? इस हवाले से बताइएगा। जी हाँ जी, बिल्कुल। हम बता रहे थे कि ये रवैयों से ज़्यादा जो है वो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ लाने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से गाइड कर सकें और उससे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले सकें, जहाँ बहुत सारे स्टेप्स इसके लिए तरतीब दिए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में वन ऑफ द स्टेप इज़ के जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स लिए और सक्सेसफुल रहे, उनको इनवाइट करना चाहिए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ख़ासकर आप अपने जो है वो महीने में या मतलब 2 महीने में टर्न वाइज आप बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रू चेंबर ऑफ कॉमर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक लाइन अप किया जा सकता है एज ए मोटिवेशन, सही कि आप एक एग्जाम्पल बच्चों को दिखाएं कि ये बनता जो है वो, क्योंकि हमारा लाइनिज़म से भी ताल्लुक़ है, तो हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं और वहाँ पर ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो बुलाई जाती हैं पोटेंशियल के बच्चों उनमें क्रिएट करने के लिए हम में। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक जहाँ बहुत सारे स्टेप्स और जैसे जहांगीर ने पहले डिस्कस किए थे फैकल्टी के लिहाज से, वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को भी इसमें आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक फ़र्ज़ है हमारे बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से, तो हमें उसमें पार्ट प्ले करना चाहिए और उन बच्चों को प्रैक्टिकली जाकर बताना चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इसलिए आएँ कि ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ के टीचर के रोल को आप एक स्टूडेंट की लाइफ में किस तरह से देखते हैं? मैंने ये देखा है हमेशा से, अगर एक टीचर विजनरी है तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत उसके विजन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। आज के अगर हम टीचर और स्टूडेंट के कनेक्शन के हवाले से बात करें, टीचर्स नो डाउट बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मुतअद्दिद टाइम हम यही बात करते हैं कि टीचर सिर्फ़ और सिर्फ अपने राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। जहाँ पर कहीं पर सिलेबस पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, जहाँ पर कहीं पर वसाइल की कमी नज़र आ रही है, वहाँ की टीचर जो है वहाँ पर बात करते हुए नज़र नहीं आते हैं। अच्छा महविश, इसमें ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माजी और आज के टीचर का अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ मुतालिया ज़्यादा था, आज मुतालिया कम है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो नॉलेज की जब हम बात करते हैं वो एक डिफरेंट थिंग है आपकी किताब से। जो आप सिलेबस की चीज़ें पढ़ते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नॉलेज में इजाफा होता है। वो आप वक्ती तौर पर एग्ज़ाम के लिए वो याद करते हैं। आप छठे सेमेस्टर के बच्चे को कहें कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट थे, सिर्फ सब्जेक्ट नेम वो नहीं बता सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें से कोई टॉपिक सुनाए। छठे सेमेस्टर वाले को पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम याद नहीं होंगे, सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम याद नहीं होंगे, क्योंकि उसने फॉर द टाइम बीइंग वो पढ़ा। हम क्या करते थे, या पहले के स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट में और टीचर इसी तरह दोनों, ना सिर्फ टीचर बल्कि स्टूडेंट में भी ये नुकसान है, ख़ामी है कि वो मुतालिया नहीं था।
आज के स्टूडेंट में। पहले बहुत सारी किताबें पढ़ते थे सिलेबस से हट के, लिटरेचर पढ़ लिया, कुछ नॉवेल्स पढ़ लिए, अखबारात पढ़ ली, मैगज़ीन पढ़ लिए। बहुत ट्रेंड होता था कि घर में मैगज़ीन आना, चाहे वो संडे मैगज़ीन हो चाहे वह महाना हो। आजकल आपने सुना है कभी किसी स्टूडेंट ने महाना या कोई मैगज़ीन पढ़े हों, कोई तहरीरें पढ़ी हों? ठीक है, हम स्क्रीन टाइम तो हमारा बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारी जो रीडिंग है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज जो है ना वो बढ़ नहीं रहा। हमारा आम जो वो आपने शायद सुना हो कि जो पुराने दौर का जो मैट्रिक है ना वो आज के एमए से ज़्यादा उसके बाद नॉलेज होता था। तो वो क्यों होता था कि उसने किताबें पढ़ी होती थी अपने सिलेबस से हटके। बिल्कुल, अब जाकर लाइब्रेरीज की सिचुएशन आप देख लें, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज खाली नजर आती हैं। अगर टीचर ने किताब पढ़ी है ना तो वो किताब को आगे फैलाएगा, बच्चों को बताएगा कि मैंने ये पढ़ा था, ये है। अपने सिलेबस से हटके जब बात होती है ना वो होती है लर्निंग। जो आपका हमारा टीचर आज का टीचर है ना वो सिर्फ किताब ख़त्म करवाने में, सिलेबस कवर करवाने में, एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है। पहले आपके फर्स्ट डिवीज़न बहुत मुश्किल से आती थी, 60% नंबर। आज वो 60% वाले ज़्यादा विजनरी होते थे। जिसके 60% नंबर है ना उसको उठा के देख लें, वो ज़्यादा विजनरी होगा आपके आज के 99 वाले बच्चे से। क्योंकि 99 वाले ने सिर्फ रट्टा लगा के एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ा है, उसने नॉलेज नहीं लिया। पहले अगर किसी के 60% हैं तो उसको एक्सप्लेन करने की पावर थी, उसमें एबिलिटी थी, और वो 20 नंबर के लिए इतना लिखता था कि उसको वो हाथ थक जाते थे लिखते हुए। अब तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपको लिखना ही नहीं पड़ता, आपके हाथ ही नहीं थकते। ठीक है, तो ना रीडिंग है, ना राइटिंग है, और ना एक्सप्लेन करने का है। तो जब हम अपने एग्ज़ाम सिस्टम में दोबारा एक्सप्लेनेशन को नहीं डालेंगे ना, तब तक हमारे बच्चे का मुतालिया, उसका नॉलेज वो उस साइड पे नहीं आएगा। सिर्फ नंबर उसके पास होंगे लेकिन नॉलेज नहीं होगा। तो आज यही सिस्टम है कि हमारे बच्चों के पास मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा मार्क्स उसके होते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है उसके पास, क्योंकि उसने किताबों से हटके, सिलेबस की किताबों से हटके कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई मैगज़ीन, कोई रिसाले, कोई आर्टिकल्स, कोई नॉवेल्स, कोई अफसाने, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ना तो वो अच्छा एक इंसान बन सकता है, मैं समझता हूँ। देखें आपको लेकिन जहांगीर ये जो आदत है ना, ये हैबिट बचपन से ही डेवलप करने की ज़रूरत है। आजकल बट साहब आपने देखा होगा कि आप अगर पेरेंट्स के थोड़े से रोल को यहाँ पर एनालिसिस करें, बच्चों को गैजेट्स दे दिए हैं, वो कार्टून्स देखें, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ टाइम अच्छा गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हैबिट्स हैं ये इंसान की नेचर में, उसका बिहेवियर डेवलपमेंट में बचपन से आ रही होती हैं। वालिदैन के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? वालिदैन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्रूशल टाइम में, जबकि स्क्रीन टाइम जैसे उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे लगा रहे हैं। इस वक्त जो एक्टिव यूज़र है इंटरनेट के, दैट इज़ अराउंड 71 मिलियन इन पाकिस्तान। अब बात यह है कि जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं, मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन में वो ज़्यादा उसके नुकसानात हैं, अगर पेरेंट्स जो है वो उस पर जो है वो तवज्जो नहीं करते हैं। अब बात यह है कि हम जनरेशन गैप की बड़ी बात करते थे, तो मैं समझता हूँ कि नाउ इट्स रियली हर्टिंग फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि अब जिस तरीके से बच्चा गैजेट्स यूज़ कर रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो पेरेंट्स उसको कॉप नहीं कर पा रहे। और वो जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी है, और पेरेंट्स जो जिस अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो ओवरबर्डन हुए होते हैं, तो वो उस तरीके से अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्पॉइल हो रहे हैं। अगर आप गैजेट कोई भी उनके हाथ में दे देते हैं और आप इस कैपेबल नहीं है कि उसको मॉनिटर कर सकें, तो इससे बड़ा ख़तरनाक हथियार तो कोई है ही नहीं है। क्योंकि आप देखें कि ऐसी साइट्स होती हैं वो ख़ुद ब खुद पॉपअप होती हैं। बिल्कुल। और फिर इससे बच्चे की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। अगर खुदा न खास्ता बच्चा अपना कोई किसी चीज़ का पासवर्ड, अपना फुल नेम, अपना स्कूल, अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे कुछ किसी ऐप में जाके एंटर कर देता है, बच्चे की आईडी स्टोलन हो सकती है। बिल्कुल। और हो भी रही है दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत जगहों पे हो रही है ये साइबर जो क्राइम है जी, हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वालिदैन को जिस तरीके से हमारे दौर में था कि वालिदैन लेकर बैठते थे, एटलीस्ट वो रात को तो ज़रूर बिठाते थे पास, और हमें मॉरल बातें बताई जाती थी। वो सही कहा आपने, कहा कि मैगज़ीन आते थे, लेकिन इस गैजेट से जान छूटे। बड़ा खूबसूरत ज़माना था, एक ही रूम में बैठ के सब लोग टीवी देख रहे हैं, एक ही रूम में बैठ कर ड्रामा देखा जा रहा है, साथ डिस्कशन की जा रही है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस मसले को किस तरह से हल करना है। आज तो एक कमरे में बैठे होते हैं लेकिन सब लोग अपने अपने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज ये फ़ोन
फ़ोन ही सारी जो है ना वो सारे तलकात जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बच्चों को भी, उनमें स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन की नहीं रह रही, उनमें वो कॉन्फिडेंस लोगों में बैठने का, सोशलाइजेशन उनमें जो है वो नहीं आ रही। वो जब ज़्यादा बंदे देखते हैं घर में, तो मेहमान आते हैं तो उनको होता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कल्चर का और हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं थी। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को बहुत क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है इन गैजेट्स को। उसके लिए जो है वो ऐप्स मौजूद हैं, वो ऐप्स लें और वो इंस्टॉल करें अपनी डिवाइसेस के ऊपर, ताकि अपने बच्चों को जितना हो सकता है हम सेव करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एटलीस्ट ये भी कर लेना कि उनका टाइम मुकर्रर कर दें कि बेटा आपने 1 घंटा यूज़ करना है या 1.5 घंटा यूज़ करना है, और उस 1-1.5 घंटा में आप उनको मॉनिटर करें कि क्या हो रहा है। ये गैजेट दे देना और फ्रीली उसको कहना कि बस ही मेरी जान छूट गई है, ये बड़ा ख़तरनाक है। व्हाट्सअप अब तो चैट जीपीटी को ज़्यादा पता है कि घर में कौन परेशान है। अब लोगों से बात शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। अब चैट जीपीटी जी उससे मशवरे लिए जाते हैं कि किस तरह से काम करना है। जहांगीर, नो डाउट आज के दौर में सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, लेकिन अगर इसे हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पे नाम बनाना ज़रूरी है, बजाय इसके कि तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी तालीमी तरजीहात का अंदाज़ा लगा रही होती हैं कि हम किस डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमारा रोल जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया है। एजुकेशन का हम लोगों के तकाज़े बदल गए हैं, मटीरियलिज़म बहुत ज़्यादा आ गया है। एजुकेशन और सोशल मीडिया का रोल जो है हमारे यंगस्टर्स को कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है या एम्पावर कर रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और सोशल मीडिया एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो एजुकेशन को छोड़ के सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। जहांगीर, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर हम देखें आज के दौर की इंपॉर्टेंस को, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें हमारी सराउंडिंग से अवेयर रखता है, क्या मालूमात चल रही है, कौन से मामला कहाँ पर डिस्टर्ब चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कंटेंट क्रिएशन के हवाले से बात करें, ये बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है। लेकिन टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स वो ज़्यादा कमा रहे हैं उन लोगों के बजाय जो कि पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं। तो इस चीज़ को आप कहाँ पर स्टैंड होते हुए देखते हैं? अच्छा, ये लाजिम नहीं है कि हर पीएचडी वाले से वो ज़्यादा कमा रहे हों। आपने पीएचडीज़ वालों की इंटरनेशनली जो कमाइयाँ शायद वो नहीं देखी। तो बेसिकली हम वो देखते हैं जो बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। मतलब कोई एक बंदा किसी फील्ड में पॉपुलर हो गया या उसका हमें नज़र आ गया कि उसने कमाई कर ली है, तो हमने फौरी पागल हो जाना है और शुदाई हो जाना उसके पीछे कि इसने जनाब एक रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम सारे लोग देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग यूट्यूब कर रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, और उसमें से कामयाब कितने % लोग हैं, तो वो 5% भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक लोकली किसी एकेडमी में जाके एडमिशन लें आज। लेकिन जहांगीर, हम इंप्रेशंस तो ले रहे होते हैं ना। अब हम एक यूट्यूबर को देखेंगे, हमें लगेगा कि उसने गाड़ी यूट्यूब की इनकम से खरीदी है। मसला ये है कि जो आप पीएचडी की बात कर रहे हैं, जो पीएचडी करके कमाई कर रहा है वो टिकटॉक पे नहीं है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मगन है और वो कोई चीज़ इनोवेट कर रहा होगा, कोई डॉलर्स में कमा रहा होगा और बहुत अच्छी सैलरी ले रहा होगा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि हर पीएचडी वाला फारिग है। तो ये भी नहीं है कि हर टिकटॉक वाला कमाई कर रहा है। हमें ये डायनामिक्स को समझना चाहिए कि हर फील्ड में हर काम करने वाला कोई 5% कमाई अच्छी कर रहा होता है, उसमें से कोई 30% तक एवरेज में होते हैं और बाकी 50% रो रहे होते हैं। तो 50% टिकटॉकर भी रो रहे हैं, यूट्यूबर भी रो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी रो रहे हैं, और 50% जो सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ है ना वो रो रहा है, 50% से ज़्यादा, ठीक है। अब अपने इर्द गिर्द देख लें कितने लोग हैं जो टिकटॉक बनाते हैं, मायूस होकर छोड़ जाते हैं, यूट्यूब शुरू करते हैं, मायूस होकर छोड़ जाते हैं, इंस्टाग्राम फलां फलां फलां। तो हर फील्ड में कामयाबी हर बंदे को मिलना ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी फील्ड, आप डॉक्टर ले लें, डॉक्टर 100% कामयाब नहीं है। इंजीनियर देख लें, वो 100% कामयाब नहीं है। तो हम क्यों टिकटॉक सोशल मीडिया को लेके हवा बना कहते हैं कि शायद वो 100% कामयाब है? नहीं पॉसिबल। ये दुनिया है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। अगर 100 आप बीज बोएंगे तो 100 का 100 पौधा नहीं उगना।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब इसको वो दिखावा ज़्यादा करके ना उसको, अब देखिए टिकटॉक में जो आपने बात की कि बच्चे उस तरफ जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा बच्चा फेम की तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा। फेम होती है बहुत ही वक्ती। अब देखिए कितने करैक्टर एक साल में आए सोशल मीडिया पर जिन्होंने एकदम से हाइप क्रिएट की, लेकिन वो गायब हो गए, आज कहाँ पर हैं। लेकिन सक्सेस स्टोरीज़ हमेशा रहती हैं। बहुत सारे शायर आपको पोइट्री सुनते हैं आप टिकटॉक पे तो अच्छी लगती है, तो आपको एक हफ़्ता तक वो बंदा नज़र आता रहता है, लेकिन उससे एक हफ़्ते के बाद वो बंदा नामो निशान ही मिट जाता है। क्यों? अल्लामा इकबाल का कभी नाम मिटा है? गालिब का नाम कभी मिटा है? ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज मौजूद हैं हर फील्ड में, वो कभी नहीं मिटेंगी। बिल्कुल। लेकिन जो आर्जी तौर पर फेम के चक्कर में हाइप क्रिएट करेगा या उसको हाइप बस हम शॉर्टकट्स पे ज़्यादा वो वक्ती बिलीव होगा। करने लग गए हैं, ये बात हो रही है। बट सब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अगर हम कंटेंट क्रिएशन के हवाले से बात करें, आपने देखा होगा कि हर 5 लोगों में से 4 लोग ये सोचते हैं कि उसे सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना है, सोशल मीडिया से फेम हासिल करना है, इसे सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। उसकी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ होता है तो होता रहे। यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में टिकटॉक बन रहे हैं, वीडियोज़ बन रही है, क्लासेस जो हैं अटेंड नहीं की जा रही, बंक कर रहे हैं हम लोग। इस सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कंटेंट क्रिएशन ही आने वाला दौर है या यही फ्यूचर है? ये बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है। जहांगीर ने बड़ी तफसील में आपको बताया कि अगर 100 बीज बोए जाते हैं तो 100 पौधे नहीं निकलते हैं, कानून का, कुदरत का कानून है। तो बेसिकली ये जो अट्रैक्शन ऑफ सोशल मीडिया है ना, और वही एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन सोशल मीडिया कि वो रसाले और मैगज़ीन और बुक स्टडीज़ की से दूरी वो उनको अट्रैक्शन देती है। अब आप ये अगर देखते हैं कि नौजवान नस्ल में या किसी भी बंदे में कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। बिल्कुल। कि आप कुछ चीज़ सुन लेते हैं, उस पर आप यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं ना तो आप यकीन करते हैं। आप कहते हैं ये काम तो मैं भी कर सकता था। वो जितनी ज़्यादा इस सोशल मीडिया में एंगेजमेंट होगी हमारे यूथ की, उतना ज़्यादा उनमें ये ट्रेंड आएगा कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो लकीली कोई चीज़ क्लिक कर जाती है किसी की और वो चीज़ निकल आती है। अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट परमानेंट सोल्यूशन ऑफ योर कैरियर। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को इससे हट कर जो है वो चलना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की कि हम क्लासेस बंक कर रहे हैं, वो बन रही हैं क्या कहते हैं वीडियोस, वीडियोस, रील्स बन रही हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं। अब देखें बात यह है कि हमारा जो वक्त के हिसाब से डिटेरेशन हुई है ना, वो साथी की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हुई है, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हुई है। उसमें सोसाइटी में एक अजीब सा ट्रेंड जो है वो निकला कि मतलब this is all going for their own good reason. It's nothing to do with the their brought up of the children's education कि ये बिज़नेस है, ये ऐसे है, वैसे है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं क्योंकि इसी से कायनात ने चलना है, और वो बिज़नेस भी है तो वो कितनों को जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसने अपना रोल तो नहीं छोड़ा ना। एक उस्ताद तो उस्ताद ही है। बिल्कुल इसी तरह से बात ये है कि जब तक आप किसी की दिल से इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, दिल से इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो उसकी कही हुई बात आपके दिल में कैसे उतरेगी? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात किया। हमारा अलमिया ही ये है, हमारे उस्ताद के बेचारे का अलमिया ही ये है कि उसकी वो रिस्पेक्ट है ही नहीं या रही नहीं है, उसकी बातों को सीरियस लिया ही नहीं जाता। बच्चे को आप समझा रहे होते हैं, वो अगली बात सोच रहा होता है बिल्कुल इसी तरह कि ये उस्ताद ये कह रहा है, इससे आगे क्या है। तो अब बात ये है कि सारी चीज़ें जो है वो वक्त के हिसाब से आप देखें, वेस्ट में देखें जिसकी हम बार बार मिसालें देते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो टीचर की है। सबसे प्राइम जो है वो डिपार्टमेंट फॉर जॉब सीकर्स दैट इज़ एजुकेशन, और सबसे ज़्यादा सैलरीज़ जो है वो एजुकेशन की हैं, क्योंकि मोस्ट कम्पिटेंट पर्सन जो है वो एजुकेशन का फील्ड ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह और यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी एक वन ऑफ द एलिमेंट्स है वो रिस्पेक्ट में कमी का, क्योंकि उस वक्त लोग जो थे वो शौक़ से टीचर बनते थे। मैं समझता हूँ कि लोगों को उन्हीं को आना चाहिए इस फील्ड में बीइंग ए टीचर,
जो कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल, सोसाइटी के लिए, टीचर का रोल इंसानियत जो है के वो लिए। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि माशरे को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर चलना, कौन सी चीज़ माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तालीमी इदारे इसका तयन कर रहे होते हैं। यंगस्टर्स इस बात पे बिलीव रखें कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप प्रोग्राम में जी आए। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ रिसर्च, तहकीक, क्रिएटिविटीज़, ये तमाम चीज़ों को भी साथ साथ लेकर चलें। कामयाबी जो है वो यकीनन आपके साथ चलेगी। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। सबसे अहम और सबसे मुश्किल मसले की, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक अच्छा रिश्ता ढूंढना। लेकिन अच्छे रिश्ते की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्रेडिबिलिटीज़ हैं? अक्सर लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड की जाती है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए, लड़की को घर संभालना आना चाहिए, लड़की जो है वो बड़ों का एहतराम भी करना आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ लड़की वालों की भी बेशुमार डिमांड सामने आती हैं। लड़के के पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लड़के की जो सैलरी है वो 6 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुख्तलिफ डिमांड्स जो हैं वो सोसाइटी में सामने आती हैं। लेकिन इनकी वजह से अक्सर औक़ात हम ये भी देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती हैं, लड़कों की शादियां नहीं होती, उम्र जो है तेज़ी से गुज़र रही होती है, लेकिन अच्छे रिश्ते कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। कहीं ना कहीं बैठ के इस चीज़ को कंपनसेट करने की ज़रूरत है कि आया कि एक्चुअल में एक अच्छे रिश्ते की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। क्या सैलरी अच्छी होनी चाहिए, लड़के या लड़की का किरदार ये ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, वालिदैन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। तो आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो इन तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सोसाइटी में मसला कहाँ पर आ रहा है, एक अच्छा रिश्ता कराने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वालिदैन को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है। जी, मैं मैच मेकर्स के हवाले से बात कर रही हूँ। प्रोग्राम में जी हमें ज्वाइन किया है मिसेस शौकत साहिबा ने, जो कि अरसा दराज से कामयाब रिश्ते करा रही हैं। इनसे जानेंगे कि आया कि ज़्यादा डिमांड जो हैं वो लड़के वालों की होती हैं, लड़की वालों की होती हैं, वालिदैन का रोल किस तरह से देखते हैं, ये खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिसेस शौकत? बहुत शुक्र, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है Thank you. सितारा राना साहिबा ने, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सितारा जी, साहिबा? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिसेस शौकत, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं अपने नाजरीन से बात करना चाहती हूं। वो लोग, वो पेरेंट्स, वो बेटियां, वो बच्चे जो कि इस वक्त घरों में रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें कोई ना कोई मुश्किल है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, डिमांड ज़्यादा हैं, अगर उनका कोई भी मसला है वो डिस्कस करना चाहते हैं मैच मेकर्स के साथ, तो वो हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मिसेस शौकत साहिबा, आपसे ही जानना चाहती हूँ, आज के दौर के हवाले से बात करें तो एक अच्छा रिश्ता क्यों इतना मुश्किल बना दिया गया है? क्या डिमांड्स ज़्यादा हो गई हैं, या हम लोगों को अभी तक एक अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने 41 प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आपने जो बात की है बहुत अच्छी की है कि लोग जो है ना, उनकी डिमांडें बहुत ज़्यादा हो गई है। हम अगर दूसरे बच्चे बच्चियों को परेशान देखते हैं ना, हमें भी बड़ा दुख होता है कि बच्चों की भी बड़ी डिमांड हो गई है और बेटियों की भी बड़ी डिमांड हो गई है। तो माँ बाप को कुछ ख्याल करना चाहिए कि इतनी ज़्यादा डिमांडें ना बनाएं कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है। हमने इतने मतलब ऑनलाइन हमारा है काम, हम इतनी मसलन प्रपोज़ल उनको सेंड करते हैं, इतने ज़्यादा प्रपोज़ल सेंड करते हैं, जी नहीं, ये नहीं, ये इसकी इनकम कम है, इसका सिलसिला घर का, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा है। तो इसी मसले में यकीन जान हम इतनी परेशान हैं कि हम मैच मेकरों को भी बड़ी टेंशन होती है इस बात की कि देखें इतनी लोगों की डिमांडें हो गई हैं, 10-10, 15-15 प्रपोज़ल दिखाते हैं घर बैठे ही उनको।
तो मगर वो लेकिन मिसेस आगे से शौकत, लोग जो ये आप समझते हैं मैच मेकर्स की तो ज़िंदगी बड़ी आसान है, वो एक रिश्ते के लिए जाते हैं, एक चक्कर में इतने इतने पैसे मांग लेते हैं, तो रिश्ता आज के दौर में इतना कराना मुश्किल, ये मैं तो समझती हूँ कि इतना मुश्किल काम मैंने ज़िंदगी में, मैं पहले डिज़ाइनिंग मास्टर थी ना, माशाल्लाह मेरा स्टिचिंग सेंटर था, मैं 20-25 साल पहले स्टिचिंग सेंटर चलाती रही हूँ, उसके साथ साथ पहले फ्री में करवाती थी अपने रिश्ते, जितने भी बच्चियों के आने मेरे पास, काफ़ी बच्चियाँ काम सीख के भी गई हैं, तो मेरे घर को फिर आग लग गई थी, वो स्टिचिंग वाला मामला ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये अपना बेस्ट मैरिज ब्यूरो माशाल्लाह ज्वाइन किया। इसमें माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है, मगर इसमें दिमाग का काम बहुत ज़्यादा है। पूरी पूरी रात तकरीबन हमें लग जाती है कि हम मोबाइल पे लोगों को सेंड करते हैं, उधर भेज दिया उधर भेज दिया, जिसको ना गया तो वो कहेंगे कि लो जी हमसे बात की है मगर उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सबको एक एक लेकिन आजकल रिश्ते आसानी से पसंद नहीं आते। आपने देखा होगा कि इधर से लड़के की पिक्चर आप शेयर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि लड़की वाले कि नहीं ये लड़का प्यारा नहीं है जी, नेक्स्ट फोटो भेजते हैं, लड़की वालों की तरफ से भी इसी तरह से सिचुएशन देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हम लोगों को जाते हुए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ अपने, मैंने कहा 41 पे जाऊंगी तो माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूं कि अल्लाह खुदारा कुछ हदायत करें ताकि बच्चे बच्चियों के मसले आसान हों। अगर कोई लैंड क्रूज़र या फॉर्च्यूनर पे आता है ना तो वो उसकी डिमांड भी उतनी होगी, तो हर लड़की की ख्वाहिश होती कि किसी अच्छे घर में जाऊं, मगर ये नहीं सोचती वो अच्छे घर जो है ना वो अपनी मेहनत से बनते हैं। हमने कितनी मेहनतों से अपने घर बनाए हैं, अपने माँ बाप की तरफ देखें कि अगर हमने कोशिश की है ना तो आज कामयाब ज़िंदगियाँ भी तो गुजार रही हैं। बिल्कुल, मैं ये बात करती हूँ दिखाई देती हूँ कि अगर हम अपने वालिदैन के हवाले से बात करें, मेरे फादर जो अपनी 60s में हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं वो 30s में उनके पास नहीं थे। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, जो भी मामलात हैं ना अल्लाह पाक इनको इन सब पे रहमत करे। मैं तो यही दुआ मांगती रहती हूँ नमाज पढ़ के कि अल्लाह पाक सब वालिदैन को भी हिदायत दे और बच्चियों को। आमीन आमीन। हम लोग मटेरियलिज्म की तरफ उस तरह से नहीं जाएं। हर फैमिली का यही मसला है। कम जो हल्की फैमिली है ना उनका भी डिमांड इतनी ज़्यादा है। ये रहमानी कास्ट है ना, उन्होंने मसलन बच्चे पढ़ा के शीशन कोर्ट में कोई लग गया अपना डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, तो उनकी डिमांडें इतनी ज़्यादा। ये नहीं सोचना कि चलो बच्ची पढ़ी लिखी हो, चलो मैट्रिक FA BA हो तो वो कर लें, मगर नहीं, उनकी भी डिमांडें बहुत ज़्यादा है। और पहले खुद भी देखना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, UK के रिश्ते हैं मेरे पास काफ़ी माशाल्लाह। अपर क्लास के मैं करवाती हूँ रिश्ते, मेरे पास काफ़ी हैं, मगर माशाल्लाह फैमिलियाँ बहुत अच्छी हैं। कल भी मेरा एक UK का डन हुआ है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मसलन कि हमें बहुत ज़्यादा ऊंची बेटी चाहिए, मगर उन्होंने, बेटा नेशनलिटी था, मगर उन्होंने कहा चलो अंसारी का, जाट फैमिली थी, मगर उन्होंने अंसारी कास्ट में कर लिया। कितनी अच्छी बात है। उन्हें बच्ची पसंद आई, उसका भाई बाहर था तो उसने कहा मैंने बाहर जाना है तो मैं बाहर का ही करूँगी। रिश्ता, उसके अब्बू फौत हुए थे। बिल्कुल इसी तरह से मिसेस शौकत साहिबा, हम लोगों को देखना चाहिए कि सीरत किस तरह की है, बजाय इसके कि हम ये तमाम चीज़ों को मटेरियलिज्म को लेकर आए। खूबसूरती, ये लड़कों की कुछ भी नहीं रहती, खूबसूरती ढल जाती है। लड़कियों की डिमांड, लड़कों की जो ज़्यादा डिमांड मैंने महसूस की ना कि खूबसूरत बेटी हो, बेशक उसको कुछ भी ना चाहिए होना चाहिए, मेरी हर चीज़ तो आना चाहिए ना। बाद में किचन संभालना है, घर में बच्चों को संभालना है, फैमिली को देखना है, आए गए को पूछना है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अरसलान, कैसे हैं आप? कोई सवाल करना चाहें? जी मैम, मैं अपने रिश्ते की तलाश में हूँ। काइंडली फ्लोर पे आवाज़ दे दीजिए। अच्छे खानदान की अमीर लड़की जो है वो उसकी तलाश है। अच्छे खानदान की अमीर लड़की की तलाश है, इसके अलावा कोई डिमांड? नहीं, बस लड़की पढ़ी लिखी हो। ठीक है, लड़की पढ़ी लिखी हो। कोई सवाल आप करना चाहें? नहीं, माशाल्लाह है, सारे हैं। प्रपोजल हर तरह का है, आप डिमांड जैसी भी होगी आप ये खुद आप अरसलान, आप क्या करते हैं? आप खुद क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। आपकी कितनी सैलरी है? मेरी जो है वो
60,000 है। अच्छा, आपकी सैलरी 60,000 है और आप चाह रहे हैं कि जो आपकी वाइफ हैं होने वाली, तो वो भी काफ़ी अमीर लड़की क्यों चाहिए आपको? असल में मैं चाहता हूँ कोई जॉब वाली लड़की, कोई जॉब भी करती हो कुछ किसी ऑफिस में, ताकि जो वो घर का मैनेज जो है वो अच्छे तरीके से होता रहे। ज़ाहिर है कि आप तो इस वजह से आप चाहते हैं कि अमीर लड़की होनी चाहिए। जी। सही। जी। बहुत शुक्रिया असलान, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी नहीं, मिसेस मैं शौकत। इनकी बात काटती हूँ। तो ज़ाहिर है इनकी डिमांड अगर ये है कि जॉब भी करती हो और अच्छे खाते पीते घर की हो, तो ज़ाहिर है वो बेटी भी तो अपनी डिमांड रखेगी ना। वो भी कहेगी कि कोई अच्छा जॉबियन बच्चा हो, ऑफिसर हो, तो उसकी भी अपनी डिमांड 60,000 वाले सैलरी हाँ, नहीं, पर्सन बिल्कुल की नहीं। ऐसा रिश्ता हो सकता नहीं है? नहीं, वो भी कहते हैं। अब आजकल फैमिलियां कह रही हैं जिसका लाख रुपए से ऊपर हो ना, वो हमें रिश्ता भेजे। अगर आम नॉर्मल 4 मरले वाले घर के बच्चियां भी है ना, उनकी डिमांड है कि लाख रुपए से ऊपर हो। आजकल 60-65 हज़ार 70 हज़ार में बनता कुछ नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। उनकी भी बात ठीक है कि लाख रुपया लेता हो बच्चा तो फिर ही घर का गुजारा चलता है। मगर ये है कि उनको मियाँ बीवी जब लेकिन दोनों मिसेस साथ शौकत, देते हैं वो ना, कहाँ पर जाएं जिनकी सैलरीज जो हैं वो 40,000 हैं या 30,000 हैं नहीं, या ये तो मैं 50,000 कह रही हैं? हूँ कि उनका खुदारा ख्याल करें। बच्चे काफ़ी बैठे हैं, बेचारे बच्चे भी मुझे फ़ोन कर करके कहते हैं कि आंटी जी आप कुछ ऐसा करें कि जो हमारा भी बच्चे बच्चियाँ ख्याल करें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो 40-45 हज़ार रुपया जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो बेचारे वैसे ही बैठे रहें। लड़कियाँ जो इतनी इतनी डिमांड रख देती हैं, उनको भी कुछ ख्याल लेकिन करना दूसरी जानिब चाहिए। लड़कों की भी तो डिमांड हाँ, देखें कि 60,000 सैलरी और अमीर खाते पीते घराने की और एक अच्छी जॉब होल्डर हो, ये भी तो बड़ा आज के दौर में मुश्किल हो गया है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कोई सवाल करना चाहें आप? जी मिस, मैंने शादी करवानी है, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताएं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी? जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपकी? जी कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं? क्या रिश्ते की लेकर क्या मुझे एक्सपेक्टेशन? अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जो केयरिंग हो, अच्छा हो, प्यार करे मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा प्यारा हूँ और जॉब हल्की फुल्की करता हूँ। 35,000 सैलरी है मेरी, और कोई अच्छी लड़की हो, इनोसेंट हो, प्यारी हो, जो मुझे समझे, मैं उसे समझूं। तो काइंडली कोई इस तरह का रिश्ता है तो मुझे बताएं। इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है कि लड़की जॉबियन होनी चाहिए, इतना पैसा कमाने वाली हो? कोई नहीं, बस केयरिंग है आपकी डिमांड? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गया है। बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी डिमांड है। मुझे लग रहा है कि ऐसे माइंडसेट होना चाहिए। वो कह रही है कि लड़की केयरिंग होनी चाहिए, ख्याल करने वाली होनी चाहिए। माशाल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब मिसेस शौकत साहिबा, अगर हम लड़की की सैलरी देखें तो वो भी कम है। वो कह रहे हैं कि 35 है। तो किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि सामने वाला केयरिंग है? किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक अच्छी और क्रेडिबल और कंपैटिबल लाइफ जब वो गुजरेगी? इस पर मैं आपसे बात करूंगी। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं मैच मेकिंग के हवाले से। आज के दौर का सबसे अहम और ऐसा मसला जो कि हल तलब भी है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर किस तरह से ढूंढा जाए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए उनका मसला भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ज़िशान, आपका कोई सवाल? मैच मेकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैंने ना हेलो ज़िशान, काइंडली अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मेरी 33 एज है, तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, साथ में मेरी ज़मीन भी है, लेकिन मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। 33,000 पे है और 33 एज है, 70,000 पे है। ठीक है, 70 पे है, लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छे रिश्ते से क्या मुराद है ज़िशान? आप मतलब एक मतलब कर लें कोई जॉब वाली लड़की
जॉब वाली लड़की। और जॉब आपने होल्डर हो। कोई माइंडसेट भी रखा हुआ है कि लड़की की सैलरी भी इतनी होनी चाहिए, लड़की खाते पीते घर से हो? नहीं नहीं, लड़की भी कम हो जाए वो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मैं भी मिसेस शौकत आपसे ये जानना चाहती हूँ, 70,000 पे है, लड़का ये डिमांड कर रहा है कि लड़की जो है जॉबियन होनी चाहिए। आजकल ये डिमांड क्यों इतनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बाज लोग भी पसंद करते हैं जॉबियन लड़कियां, नहीं तो ज़्यादा कहते हैं कि घरदारी संभालने वाली हो, ताकि अपने आके घर संभाल ले, बच्चों को संभाल ले, जो आगे सिलसिले चलने हैं उनको अच्छी तरबियत दे। ज़िशान के लिए कोई रिश्ता है आपकी नज़र में? जी काफ़ी रिश्ते हैं, जो जॉबियन बच्चियां भी हैं, काफ़ी जॉब कर रही हैं इस वक्त, तो इंशाल्लाह जैसे इनकी डिमांड के मुताबिक इनको ढूंढ के देंगे रिश्ता, कोई मसला नहीं। लेकिन मिसेस शौकत, जब हम बात करते हैं जॉबियन लड़कियों के हवाले से, जाहिर सी बात है, अगर एक माइंडसेट, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि 70,000 अगर मेरी सैलरी इतनी है तो मेरे शौहर की सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जॉबियन लड़कियों का माइंडसेट भी कुछ इस तरह से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने तो पहले बात कर रही है कि अगर कोई हवाई जहाज़ में आएगा तो वो ये नहीं करेगा कि कनाल 1.5 कनाल वाला 10 मरले में 5 मरले में जाएगा, वो भी तो 2 कनाल का घर ढूंढेगा। बिल्कुल इसी तरह से। ये बात सितारा साहिबा, आप क्या देखती हैं कि आजकल ये रुझान क्यों बढ़ता हुआ दिखाई देता है? इससे पहले तो मर्द ये बात ही नहीं करते थे, वो तो बेगम को घर से बाहर निकालना, वो ये सोचते थे कि गैर मर्द आवाज़ भी क्यों सुने, लेकिन आज के लड़कों को चाहिए जॉबियन लड़की। क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने की कि आजकल के लड़के जो जॉबियन लड़कियां, उनकी डिमांड है, जितनी कॉल्स आई मैंने वो भी सुनी। असल में वो चाहते हैं कि हमें सपोर्ट हो जाए हमारी फैमिली को। इस तरह के हालात जब चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको तो लालच नहीं बोलेंगे? लालच भी उनसर तो लालच का है ना, ऑफ कोर्स। अगर इनको ये घर में तो ला के अल्लाह ताला पे डिपेंड करें, सोचें कि अल्लाह ताला ने शादी की है, अपने पे डिपेंड करें, ये सोचते नहीं। अगर कोई इस तरह के इशूज़ होते भी हैं कि फैमिली में इशू है, तो लड़कियां घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। ऑनलाइन आप लोग कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ड्रेस मेकिंग की तरफ जा सकते हैं, फूड की तरफ जा सकते हैं, और बड़ा स्किल होता है। बच्चियाँ जो अकेडमी घर में कोई बना सकती हैं, पॉलर्स बना लेती हैं, तभी सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन हर एक बंदा ये चाह रहा है कि बच्ची जॉब ही करती है कि हैंडसम अमाउंट मंथली घर आ जाए। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये नहीं हम देख रहे होते। तो आप क्या देखती हैं कि ज़्यादा डिमांड जो है वो लड़की वालों की होती हैं या लड़के वालों की होती हैं? ये दोनों की ही होती हैं। समटाइम लड़की वालों का जो बहुत आइडिया होता है कि शहज़ादा ही ब्याने आएगा और हमारी बेटी तो शहज़ादी है और मलका बन के रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी है, इसमें हकीकत पसंद बनना चाहिए आपको। और जब माए रिश्ता देखने जाती हैं तब भी यही बात करती हैं, जी हमें हमारी बेटी देखने में अच्छी लगे, चलती फिरती अच्छी लगे। ये शादी कुछ दिन तक हो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद फिर वही मसले मसाइल। लड़की उन्हें परफेक्ट कुक भी चाहिए, परफेक्ट माँ भी चाहिए, परफेक्ट बहू भी चाहिए, और आते ही घर का जो पूरा बोझ है वो लड़की उठाए, क्योंकि ये बहू है, अब ये आ गई, अब ये सारे मामला ये करेगी। यही चीज़ें जो फिर आगे जाके मसाइल का शिकार हो जाती हैं, फैमिली ब्रेकअप हो जाते हैं। लेकिन बच्ची को समझने का मौका जो कम दिया जाता है, चाव से ब्याह को तो ले आती हैं अपनी डिमांड जैसे। मैच में हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बल्कीस आप? हाँ जी ठीक हो, शुक्र अल्लाह दा। कोई सवाल करना चाहें आप? मैं टीवी ते वेखन डई थी, मेरा बेटा है शादी करने वाली ओदी। सही। तो मैं रिश्ते दी मतलब गल करदी थी। कितनी उम्र है आपके बेटे की? 25-26 साल। करता क्या है? करदा चिकन मशीना दा ब्लाक दा अलेक्सा नहीं बनदियां। घर अपना है या किराए का? मकान किराए दा, एदी 2 मरले 2.5 मरले जगह हैगी है गड्डी। सही। आपकी कोई डिमांड, कैसी बहू चाहिए आपको? टमाटर तो मैनू नहीं इन्ना पता हैगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गया। बहुत शुक्रिया।
बल्कि साहिबा आपने प्रोग्राम में कॉल की, अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही हैं, कह रही हैं कि 25 से 26 साल उम्र है, मेरे ख्याल से आइडियल एज है, और इसके साथ साथ किराए का घर है। किराए का घर आजकल बड़ा मसला है रिश्ता कराने के हवाले से। अगर मैं हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा सितारा राना स्टडी करूँ, क्या कहेंगी? जब किराए के घर की बात आ जाती है तो एक ब्लास्ट हो जाती है, बम गिर जाता है बच्ची वालों के सर पे, तो वहाँ पे तो शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। रेंट जो है कम से कम घर का आपको पता 20-30 से तो एक छोटा घर भी नहीं मिलता। अगर 50,000 या 60,000 कमाने वाला लड़का हो तो कैसे सर्वाइव करेगा? उसमें हमारे बिल हैं, ग्रॉसरी है, तो कैसे ही चलेगा सिस्टम? घर तो अभी तो हमारी स्कीम भी माशाल्लाह आई हुई, हमारी सीएम साहबा जो कि अपना घर स्कीम है चल रही है, अल्लाह करे हम उस तरफ भी जाएं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं पेरेंट्स का भी जो है ना वो थोड़ा सा वो डाउन करें। जो ऐसी फैमिलीज़ हैं अपनी डिमांड इतनी ना रखें। छोटी फैमिलीज़ की बच्चियां भी होती हैं, कम पढ़ी लिखी बच्चियां भी होती हैं, कुछ अपने घर को खुद भी बना सकते हैं, आप खुद अपनी मेहनत की तरफ जाएं। रिश्ता कराने की सही उम्र क्या होती है? क्योंकि इसमें हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में बड़ी बात की जाती है कि 30 साल की लड़की की तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 35 साल हो गया तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। हमारे माँ बाप घरों में ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि टाइम से शादी कर लोगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो फिर कंप्रोमाइज़ समझौते ही करने पड़ेंगे। तो आपकी नज़र में आइडियल एज क्या है शादी की? हर फैमिली का अपना अपना माइंड सेट है। आइडियल एज हमारे यहाँ जो देखी जाती है 22-25 शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर लेट मैरिजेस में आफ्टर 30 तो कंफर्म है कि जी आप लेट मैरिज हैं, तो उसके लिए फिर जो आपको प्रपोजल्स हैं वो सेकंड मैरिज की तरफ जाना पड़ेगा, सही, या फिर वो भी लेट मैरिज ही मिलते हैं। बच्चियों के लिए स्पेशल ये मसला है। लड़के तो 30 तक चल जाते हैं कि लड़का जॉब कर रहा है या अपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसने, बच्चियों के लिए फिर मसला बन जाता है। लेकिन आजकल बच्चियां भी स्टडी कर रही होती हैं, वो भी जाके ये समझती हैं कि अब हम 25 के बाद रिलैक्स होती हैं, अब हम शादी की तरफ जाएंगे। लेकिन जब तक बच्चियां रिलैक्स हो जाती हैं तो माँ बाप की टेंशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। रुखसाना साहिबा, आपके पास कोई केस आया हो कि लड़कियों की जो एज है इतना टाइम फ्रेम होना चाहिए, इतनी एज की लड़की होनी चाहिए, क्या आपके पास भी उम्र को लेकर ऐसी डिमांड्स आती हैं? जी बहुत ज़्यादा मेरे पास है। लेट मैरिज काफ़ी बच्चियाँ हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। या तो लेट मैरिज बच्चे ढूंढने पड़ते हैं या फिर डिवोर्स वाले बच्चे हों, तो फिर ये होता है कि बच्चों वाली ना हो या बच्चे वाला ना खामद हो, तो ये चीज़ें बहुत आगे आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मुनीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुनीर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर, कोई सवाल करना चाहें? हमारे साथ मैच मेकर्स मौजूद हैं। हाँ जी, ना बेटे का रिश्ता करना सी असि प्रोग्राम देख रहे थे सिटी 40 ना 40 के ते ना कहते बेटे रिश्ते वास्ते। आपका बेटा क्या करता है? बेटा का 30 साल का। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बेटा 23 साल उम्र है, 45,000 रुपया ना सैलरी है। सारी डिमांड बच्ची का हाँ जोड़ सही होना चाहिए, होर पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, अभी घरेलू इनके वाइफ उन्होंने बनानी है तो अपना काम कुम की कोई डिमांड के काम करती हो या ना करती हो। सही, घर आपका अपना है? जी घर अपना। सही, बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी रुखसाना साहिबा जी, 23 साल लड़की की उम्र है, कोई डिमांड नहीं है लड़के वालों की, बस तो अच्छी काफ़ी लड़की होनी बच्चियां चाहिए। हैं घरों में बैठी जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ऐसे रिश्ते उनके साथ मैचिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इनका सोचते हैं, आप देखिएगा। सही, उम्र के हवाले से हम बात कर रहे थे, जैसे इस बच्चे की उम्र जो है वो 23 साल है, तो आपकी नज़र में आइडियल एज किस तरह से है? क्योंकि आपके पास लड़के वालों की भी डिमांड्स आती होंगी। अमूमन जितना मैं देखती हूँ सोसाइटी में जितने ट्रेंड्स हैं वो ये चाहते हैं कि लड़की की उम्र जो है वो 22 से 25 या 26 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपके पास भी इसी तरह से? हाँ जी, ज़ाहिर है कि 2-4 साल का फ़र्क होना चाहिए, ज़्यादा 5 साल का हो जाए। अक्सर 10 साल का भी फ़र्क हो जाता है अगर कोई मैचिंग मिल जाए तो अच्छी। तो ये भी मामले हो जाते हैं कि 22 साल की उम्र में वैसे माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्चियों के रिश्ते वगैरह ढूंढने लग जाए। अगर लेट मैरिज हो जाए तो फिर लेट मैरिज ही मिलेंगे ना। लेट मैरिजेस में क्या क्या कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? कंप्रोमाइज़ यही करना पड़ता है कि भी लेट मैरिज में उम्र 30-35 साल या 40 साल हो जाती है, तो ये है कि जो लेट मैरिज होते हैं ना बच्चे वो कामयाब हो जाते हैं। अब 24-25 साल का जो बच्चा, लोग आपने देख रहे होंगे जिनकी उम्र जो है वो इस टाइम 30 से 40 साल हो गई होगी, वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये टाइम है कि हमें एक आइडियल लाइफ पार्टनर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस पर जी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं मैच मेकिंग के हवाले से आज के दौर का सबसे मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड मसला जिसके हल हम लोग मिलकर तलाश कर रहे हैं। सितारा साहिबा, कभी ऐसा हुआ है कि आप रिश्ता दिखाने के लिए गई हों और साथ लड़के वालों को भी ले गई हों, लड़की बड़ी प्यारी नहीं हो लेकिन ये है कि घर बार अच्छा संभाल लेती हो, बड़ों का एहतराम कर लेती हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी दुबली सी हो, तो क्या इस वजह से भी रिश्ते जो हैं वो इनकार हो जाते हैं? कभी ऐसे आपके सामने कोई केस हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं। वो लड़की फैमिली पसंद आ गई या लड़का हर चीज़ पसंद आ गई, वो लड़की जी हमारी डिमांड, लड़की हमें पूरी, इसकी आंखें सही नहीं हैं, इसकी नाक अच्छी नहीं है, इसकी जो स्किन अच्छी फ्रेश नहीं है, इसके बाल छोटे हैं, इसके हमें बाल बड़े चाहिए। लड़की को तो यूँ देखा जाता है जैसे कि जूलर एक गोल्ड की चीज़ को बना के देखता है, इसमें कोई खामी तो नहीं रहेगी। खुदारा हम किधर चले गए हैं? हम अपना तज्जिया करें कि हमें भी ख़वातीन है, हमने भी मुआशरे में जाना है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसको ऐसा ना करें। रंग गोरा की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा, हर बंदा गोरे रंग में जाता है। हालांकि बहैसियत ब्यूटी हम देखें तो स्किन फ्रेश होनी चाहिए और स्क्रीन ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ों को हम नहीं देखते, माएँ अपनी तरफ नहीं देखती। जैसी अपनी स्किन होती है, आपकी फैमिली होती है, इसी तरह से ये मसला हर किसी का मसला बनता जा रहा है। चिन्योट से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जामिन, कोई सवाल करना चाहें? जी सवाल यही है कि शादी नहीं हो रही जी मेरी। शादी नहीं हो रही है। रुखसाना आपा, आप कोई पूछना चाहिए? आप बहुत उदास लग रहे हैं। जी बस पेरेंट्स नहीं है मेरे और सिस्टर भी नहीं है मेरे। परेशानी हो इसलिए माँ बाप। ठीक है रुखसाना आपा, आप कोई लड़के से सवाल करना चाहें? जी बेटा, आप ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? जी आवाज नहीं क्लियर आई मैम। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है जी 22 साल। 22 साल है। आप कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं? जी फिलहाल तो मैं ये मीडिया में काम करता हूँ जी। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी है 10-15 हज़ार है मेरी। आपकी कोई डिमांड है? ये डिमांड नहीं, बस ये शरीफ सी हो लड़की। लेकिन अभी तो आपकी उम्र ही बहुत कम है, 22 साल है, अभी तो जिंदगी के इतने गोल्डन इयर्स बाकी हैं। नहीं बस कुछ हालात ही ऐसे ही हैं कि शादी करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं। लेकिन आपकी सैलरी भी तो बहुत कम है। आज की लड़कियों की तो डिमांड ये है कि 1 लाख से कम सैलरी वाला नहीं चाहिए। जी लेकिन मैम ये है ना कि शरीफ सी हो, बस इतना ये नहीं कि शोबाज लड़की से शादी करूं, शरीफ हो। लेकिन जामिन साहब, आज के दौर में तो छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करने के लिए अच्छा खासा इनकम चाहिए, तो आप कैसे खुश रखेंगे? नहीं कोई नहीं, इतना भी नहीं है, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है, जेज हमने लेना कोई नहीं, ये एक बस। लेकिन 10-15 हज़ार में गुजारा कैसे होगा, ये तो थोड़ा सा बताइए। तो फिर वो बेचारी काम करेगी। प्लॉट वगैरह भी है हमारे, ऐसा कोई मसला नहीं है। प्रॉपर्टी बेच के गुजारा करेंगे आप? नहीं। फिर कैसे खुश रखा जाएगा? मसला ये मैं किसी सिर में नहीं है ना, हमारे हम घर 2 अपना भाई है हैं, आपका? दादा के वाल की तरफ से हम 2 भाई हैं बस। घर अपना है मेरे ख्याल से। तो आप अपने खानदान में से कोई देखें तो ना। दुआ करें अल्लाह के रिश्ता हो जाए। जामिन साहब, फैमिली में नहीं कोई लड़की मिली? जी नहीं मिली मैम। ढूंढी है? वजह पता चली आपको? वजह बस मैं आउट ऑफ फैमिली में करना चाहता हूँ मैं रिश्ता। ये हमारी फुप्पो भी नहीं है ना मैम। फुप्पो भी नहीं है, खानदान में जोड़ उस तरह से नहीं बन रहा है। और बहुत शुक्रिया जामिन, आपने प्रोग्राम में कॉल की। रुखसाना साहिबा, आपा क्या कहेंगी कि लड़की की उम्र भी बहुत कम है, 10 से 15 साल कमा रहा है, लड़की वालों की तो डिमांड्स आसमान से बातें कर रही होती हैं। नहीं वैसे भी आजकल ये बच्चे ने कहा है कि मैं ख़ानदान से बाहर करना चाहता हूँ, ये डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फैमिली में जाता ही नहीं है कोई बहन भाई, कोई देखता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें बाहर से रिश्ता चाहिए, मसलन ख़ानदान से बाहर। अगर राई जट या कोई और हो ना, ओपन में जा रहे हैं ज़्यादा। हमने काफ़ी रिश्ते करवाए हैं जो ओपन में जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बस लड़की अच्छी खूबसूरत हो, लड़का है जो वो बहुत ज़्यादा कमाता हो, लाख से ऊपर सैलरी हो,
तो यही डिमांडों ने तो मैं इस पे रुखसाना जी बिल्कुल आपसे मैं बात इस पे बात जैसे बच्चे ने बताया कि मेरी 10,000 सैलरी है। देखिए ये सैलरी नहीं है आज के ज़माने में। देखिए आप इसमें तो एक वीक भी नहीं आप गुजारा कर सकते। और दूसरी बात, ये लड़का अपनी इनकम बेहतर करने की तरफ क्यों नहीं सोच रहा? बिल्कुल यही टाइम है कि आप इस पे अपना करियर बना लें और आप अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रखें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, ऐसे रिश्ते नहीं माइंड सेट किया हुआ मैंने यही जॉब करनी है। बिल्कुल इसी तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं फराज बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद। जी फराज, क्या सवाल है? क्या रिश्ता नहीं हो रहा आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे लड़की की तलाश है, शादी करना चाहता हूँ जो आउट ऑफ कंट्री में हो, जो मुझे आउट ऑफ कंट्री में ले जाए। सही। आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल जॉबलेस हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, जॉब वगैरह नहीं कर रहा, बिजनेस है छोटा मोटा। फराज, कभी आपने ये सोचा कि लड़की की भी कुछ डिमांड्स होंगी? लड़की की डिमांड्स जो भी हो मैं उसको एग्री करता हूँ, पर मेरी कुछ डिमांड्स हैं। मुझे बाहर जाना है और मेरा सवाल मैडम सारा से है। इनके पास रिश्ते हैं बाहर के, तो काइंडली मेरा रिश्ता करवा दे, कनाडा हो या यूएसए हो, कहीं भी हो। रुखसाना आपा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लड़का खुद जॉब नहीं करता है, ठीक है, लड़की उसे फॉरेन सेटल चाहिए जिसके पास नेशनैलिटी भी होनी चाहिए। नहीं ज़ारा जो मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ। घर जमाई बनना चाहते हैं? घर जमाई बनना। आपको ये आइडिया कैसे आया कि घर जमाई बनने में आज के दौर का स्कोप है? देखें, लड़कियां आती हैं लड़कों के घर, तो मैं चाहता हूँ मैं लड़की के घर जाऊँ और मैं उनको जो यूके से आएगी वो उसकी अपनी डिमांड। लेकिन फराज, घर जमाई बनने के लिए तो फिर घर के काम भी करने पड़ेंगे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, कपड़े भी धोने पड़ेंगे। बाहर जाना है, ये सारा मैं काम भी कर लूंगा। और क्या नाम है इनका? फराज, आपको सिर्फ स्पॉन्सर चाहिए, शादी मुझे लगता है इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। आपका जो बातें मैंने सुनी है, सिर्फ आपकी सारी बातें स्पॉन्सर की तरफ जा रही हैं कि मुझे बस लड़की बाहर ले जाए, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे तो। नहीं, मेरी बात सुने, मुझे शादी भी चाहिए और मुझे बाहर भी जाना। देखो शादी की बात बी में आ गई ना, ऐसा नहीं सोचते। बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। बाहर की दुनिया तो फराज आप खुद भी पैसा कमा कर देख सकते हैं। पैसा कमाओ, कमा के जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो, ताकि वहाँ जाके शादी करो किसी के साथ। तो फिर तो कोई रिश्ता मिल जाएगा और आप स्टडी वीजे पे चले जाओ। फराज, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जहाँ पर सब लोग बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे? ऐसे रिश्ते नहीं होते, ऐसे नहीं होंगे बिल्कुल। आप ऐसा करें। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बस शादी हो जाए, बाहर हो जाए, शादी हो जाए। शादी सिर्फ करना काम तो नहीं ना। जस्ट सपोज आपके लिए कोई रिश्ता हम ढूंढ लेते हैं जी, और लड़की की जो उम्र है वो 50 से 60 साल है, 70 साल है, तो भी आप? कोई मसला नहीं है मुझे, मैं 50 हो, 60 हो, 70 हो, जितनी भी हो, बस मुझे बस सांस चलती होनी चाहिए इसी तरह से, और इंटरनेशनली नेशनैलिटी उसके पास होनी चाहिए। हाँ, नेशनैलिटी हो, कुछ भी हो, उसके बाद बस। फराज, मुझे लगता है आप टिकटॉक बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी शादियाँ दिखाई जाती हैं और आपने अपना माइंड सेट कर लिया मैंने भी ऐसे ही बाहर जाना है। वो ड्रामा जिंदगी है वो। क्या ये अप्रोच जो है ये रियलिटी से दूर नहीं नजर आ रही है फराज की? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो ऐसे नहीं होता, ये तो ख्वाबी फराज, आपकी जो अप्रोच है वो हमें लगता है कि आपकी एजुकेशन रियलिस्टिक अप्रोच के मालिक नहीं है। एजुकेशन कितनी है आपकी, ये बताएं पहले। मैंने सेकंड ईयर की हुई है और मैं यहाँ पे जॉब करता था, पर मुझे यहाँ पे जॉब करने में कोई मजा नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ। आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 26। आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि, लेकिन फिर भी 26 एज के लोग तो थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनका जो विजन है वो चीज़ों को लेकर काफ़ी क्लियर होता है। बहुत शुक्रिया फराज, आपने प्रोग्राम में कॉल की जी। सारा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बड़ा मसला है जी, हमने इंटरनेशनल जो लड़की है वहाँ पर सेटल्ड है, जिसका अच्छा अर्निंग है, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, उससे शादी करनी है। खुद हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, खुद हमारे पास जॉब है या नहीं है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, घर जमाई बनने को तैयार हैं जी।
सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी उस तरह से नहीं है आज के लड़कों में। तो माँ बाप बेचारे क्या करें, उन्होंने अपनी एक बेटी को 16-17 साल की एजुकेशन दी है, 16 ईयर की एजुकेशन बड़ी कॉमन हो गई है, वो किस तरह से अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ विदा कर दें, ये बड़ा मसला। इस पर मैं आपसे सवाल करूँगी, लेकिन वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं मैच मेकिंग के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जो कि बड़े अजीब माइंडसेट के थे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ, कैसे हैं आप? कोई सवाल करना चाहें? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैंने ये जो मैच मेकर बैठी हैं इनसे बात करनी है कि मैं अपने वालिद साहब के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वालदा का इंतकाल हो गया था 3 साल पहले। तो अब जो वालिद साहब हैं वो घर भी लेट नाइट आते हैं, बुरी सोबत में भी बैठने का डर है हमें कि वो बिगड़ ना जाएं। सही। तो वालदा का लिए रिश्ता चाहिए। काशिफ साहब, आप तो बड़े अच्छे माइंडसेट के हैं कि बाप के बिगड़ने का डर है, स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है। आपके वालिद करते क्या हैं तंग करने के अलावा? तंग करने के अलावा वो रिटायर है, ठीक है। और सेकंड ये है कि जो आपने बात की है कि हमें देखें आगे वालिदैन हमारा सोचते हैं, अगर हम उनका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, सोचना बिल्कुल इसी तरह से। आपकी कोई डिमांड है? आपके वालिद की एज कितनी है? हेलो जी जी काशिफ, आपकी आवाज आ रही है। आपके वालिद की उम्र कितनी है? काशिफ, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। काशिफ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके वालिद की एज कितनी है? एज उनकी है 75। घर अपना है? घर अपना अल्हम्दुलिल्लाह 2 घर है। सही। काशिफ, आपकी अपनी खुद की शादी हो गई? जी मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। सही। तो रिटायरमेंट आती है उनकी। आप कोई सवाल करना चाहें? जी बेटा काशिफ, जी मैं उनको यही मेरा सवाल ये है कि मुझे एक अच्छी वालदा की तलाश है। अच्छी वालदा की तलाश है। रुखसाना, आपका कोई सवाल? ये माशाल्लाह मामले तय हो रहे हैं काफी, मेरे पास काफी ऐसी। काशिफ, आपकी वालदा की लेकर क्या डिमांड है कि क्या एज होनी चाहिए आपकी वालदा की? उनकी एज हो जाए कोई अब्बा जी से 20-15 साल छोटी हो जाए। 50 साल की? 50 साल की हो जाए, 45 साल की हो जाए। इसके अलावा तो कोई डिमांड नहीं है कि लड़की खाते पीते घर की हो और वो ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हों उनके? फिर नहीं, बच्चे ना हो, खाते पीते घर की हो वो ठीक है, बच्चे ना हो। बच्चे ना हो तो वो क्या पहले से मैरिड भी ना हो? नहीं, अगर मैरिड है बच्चे ना हो फिर भी चलेगा। सही। इसके अलावा सारा आप कोई सवाल करना चाहें? देखिए, आपने बताया माशाल्लाह से आपके वालिद की जो एज है वो 75 है, ठीक है। तो आप और आपका कहना है कि मेरे बाप जो है वालिद साहब बाहर जाते हैं किसी गलत एक्टिविटी में, आपका गैप क्यों है वहाँ पे? आप अपने मैं कह रहा हूँ गलत एक्टिविटी में लग ना जाए। कह रहे लग ना जाए। पहले लगने से पहले हम उनके हाथ पीले कर दें। लग ना जाए, उनके हाथ पीले कर दें। देखिए अभी इनकी ये डिमांड है कि बच्चे ना हो। अब 50 जो राउंड अबाउट 60 खातून होंगी, उनकी जाहिर बात है फैमिली पूरा पीछे ख़ानदान होगा, आए जाएंगे फिर ये बर्दाश्त कर लेंगे। इनको सबसे जो बेहतर ज़रूरत है ये, मेरा ख्याल ये चाहते हैं कि हमारे जो फादर हैं इन पे बोझ ना बने, उनको संभालना ना पड़े, उनकी शादी कर दें। काशिफ साहब, क्या यही सोच है आपकी? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी सोच नहीं है। बस हम ये चाह रहे हैं वो कर सकता है। उदास रहते हैं, उनकी उदासी हमसे देखी नहीं जाती, वो अक्सर रातों को रोते हैं। नहीं कर सकते। तो एक जवान बेटा अपने बाप को रोता तो नहीं ना, मगर ये डिमांड ना रखे कि बच्चे कोई ना हो। फिजिकली फिट है माशाल्लाह, चलते फिरते हैं, ये बताएं मुझे। मैच्योर है, चलते फिरते हैं, अपनी बीवी को आगे संभाल सकते हैं। एक्टिव है, जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और फिजिकल फिट भी हैं। चले जो उनके लिए कोई बेहतर, उनका जो हम सफ़र देखते हैं, जो आने वाली उनकी ज़िंदगी वो अच्छी चले और आपके घर में भी। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने कॉल किया। सारा आपा, इतनी एज में शादी वैसे अच्छी बात है कि जो बच्चे हैं उन्हें वालिदैन का सोचना चाहिए, लेकिन माइंडसेट के हवाले से बात करें, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, 30-35 साल के लोग घर में बैठे हुए हैं, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ऐसे लोगों के रिश्ते भी हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो
ठीक है, अगर उनके घर का माहौल है, जब बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, और जब जैसा कि मैंने पूछा कि वो माशाल्लाह फिट हैं, उनकी इनकम भी है, तो अगर हमें कोई 50-60 और राउंड अबाउट कोई खातून मिलती है इनकी डिमांड के मुताबिक, तो इंशाल्लाह ज़रूर शादी करनी चाहिए। ज़ाहरा उसके बच्चे भी होंगे, वो शादीशुदा होंगे इस उम्र में। ज़ाहरा जिस उम्र में वो बता रहे हैं कि मेरे पापा की शादी करवा दें, उस उम्र में अगर कोई बीबी ढूंढते हैं तो उसके बच्चे भी होंगे, उसने शादी कर ली। इस एज में भी डिमांड्स रखी जा रही हैं। डिमांड इन्हें थोड़ी कम करनी चाहिए। हाँ, डिमांड अगर कोई एक आधा बच्चा भी हो तो कोई नहीं है, ये बात तो नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल बच्चे ही ना हो। तो बच्चे तो होते हैं यार, डिवोर्स किसी मसले के तहत लोग लेते हैं, या तो उनके नशा करता है उसका मियाँ। 2 बच्चियाँ मेरे पास ऐसी हैं जिनके उन्होंने खुला लिया है, खुद नशा करता है उसका मियाँ, तो मजबूरन फिर ना खर्चा देता है, मारता कूटता है। जब खर्चे नहीं पूरे करने तो फिर ज़ाहिर है बच्चियों ने डिवोर्स ही लेनी है, खुला ही लेना है। तो ये मसले मसाइल भी बहुत। लेकिन रुखसाना आपा, जब री मैरिज के हवाले से बात होती है तो यहाँ पर आकर बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जब सेकंड मैरिज की बात आ जाती है मैरिज, तो उस वक्त हमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, समझौते के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इतनी डिमांड मुश्किल है मिलना। एक तरफ इनका ये कहना है कि जी हम चाहते हैं कि हमारे वालिद के साथ उनका टाइम स्पेंड नहीं होता, वो परेशान रहते हैं, और दूसरी तरफ डिमांड इतनी ना रखी ताकि फैमिली के साथ जुड़ना होता है। शादी तो शादी होती है, भले जिस औरत ने आना है वो ज़ाहरा अपनी ज़रूरतें बताएगी, अपनी ख्वाहिशें बताएंगी, उसकी भी तो औरत की ख्वाहिशें होंगी ना, जिस तरह इसके बेटे की ख्वाहिशें हैं कि ये मेरे पापा के लिए हो। तो जाहिर सी बात है औरत भी ये बात करती हुई दिखाई देगी कि मैं भी उधर ही शादी करूंगी जिस मर्द के बच्चे ना हो। औरत वही अरमान लेके आएगी जो 25 वाली खातून लेके लड़की लेके आएगी, 75 वाली खातून भी वही अरमान लेके आएगी कि मेरी वो सारी चीज़ें पूरी हों। लेकिन सितारा आपा, हम रियलिस्टिक क्यों नहीं है? आप अभी कितनी कॉल्स हमने देखी हैं, सारे कहीं पर भी किसी ने, बहुत कम लोगों ने ये बात की कि लड़की का किरदार अच्छा होना चाहिए, लड़के का जो है लोगों के साथ मामलात हैं लेन देन के वो बेहतर होने चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आ जाके खूबसूरती पे गिर रहे हैं, हम आ जाकर ये चाह रहे हैं कि जी घर दामाद बनने का मौका मिल जाए। कहीं ना कहीं लालच जो है ये हमारी ज़िंदगियों में क्यों इतना रिवॉल्व होता हुआ ये इसलिए हो गया है कि हम जो देख रहे हैं हम चाहते हैं हम भी ऐसे बन। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, हम फंक्शन में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शन देखते हैं, हम देख रहे हैं ये चीज़ें मैं भी, मेरे पास भी हूँ मैं। तो ईजी वे यही होता है कि शादी अच्छी जगह पे हो जाए और हमें हर चीज़ तोहफे में मिल जाए, प्लेट में रख के मिल जाए। खुद मेहनत करने की तरफ हम इतना नहीं जाते, तवज्जो नहीं दे रहे, जैसा कि सारे चीज़ें आप देख रही हैं पीछे जा रहा है। मेहनत के सिलसिले में घर बैठे कहते हर चीज़ मिल जाए, तो इसीलिए कामयाब नहीं है जिंदगियाँ फेल। सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है जो आराम परस्त हो जाते हैं लोग। 2 दिन काम किया और 4 दिन रेस्ट की, फिर ख़राब होते हैं मामले। रुखसाना आपा, ऐसा भी हुआ है कि कभी आपके पास कोई प्रोफाइल आई हो, लड़के वालों ने बड़ी बड़ी पहले बताया जी हम इतने अमीर हैं, और बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें जो है वो झूठ हैं? हाँ, काफ़ी लोग ऐसे फ्रॉड में घरों को अपने रेंट पे ले लेते हैं, 2-2 कनाल का घर ले लेते हैं, बाद में जब शादियाँ हो जाती हैं तो कुछ भी नहीं निकलता। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ लड़कियों को इतने ख्वाब नहीं सजाने चाहिए। इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा लेती हैं कि भाई हमारा जी आएगा घोड़े पे बैठ के हमें लेके जाएगा शहजादा, तो शहजादे नहीं होते, वो सारा दिखावा होता है। लेकिन रुखसाना आपा, एक तरफ ये डिमांड भी तो गलत नहीं है ना। हम देखें कि लड़कियां बड़ी खूबसूरत भी होती हैं, घर संभालने वाली होती हैं, वालिदैन का एहतराम करने वाली होती हैं, लेकिन फिर उनकी भी थोड़ी बहुत डिमांड्स होती हैं, मगर इतनी ज़्यादा ना रखें। ये भी देखें कि अपने वालिदैन ने कितनी मेहनतें करके ये अपना रुतबे पाए हैं, इतनी मेहनतें की हैं उन्होंने, तो थोड़ा बहुत लचक रखें, बेटे भी रखें बेटियां भी रखें, तब भी ये सिलसिले चलने हैं। नहीं तो आप क्या देखती हैं कि रियलिस्टिक डिमांड्स क्या होनी चाहिए? लड़की अच्छी और शरीफ हो। जितनी भी कॉल आई हैं किसी ने भी हुस्न अखलाक की बात नहीं की, सबने हुस्न की बात की और पैसे की बात की, और उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड की बात की और बाहर जाने की बात की। जब हम अपने, ये दीन से दूरी है, ये हम अपनी तरफ देखते नहीं हैं। ये चीज़ें जो बच्चे की कॉल थी कि मैंने बाहर जाना है, अगर किसी और की इस तरह की सोच हो तो ये क्या उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। हकीकत पसंद होना चाहिए ताकि जो इतनी बच्चियां घरों में बैठी हैं, इतनी लेट मैरिजेस हैं, इतने मसाइल हैं, वो बच्चियां सारी अपने घर जा सकें, इजीली शादियां उनकी हो सकें और सुन्नत रसूल पूरी हो सके। इस वक्त तो हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ भी शादियाँ करवाई जाती हैं बच्चियों की, जो मुस्तैक बच्चियाँ हैं वहाँ भी एक हैंडसम अमाउंट बच्ची को दी जाती है कि बच्ची अपने आइडियाज़ के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह से है। बस सितारा आपा, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम खुद
खुद किस तरह से हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हम देखते हैं कि सामने वाला भी अच्छा होना चाहिए, कुछ रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए ताकि ज़िंदगी का जो है वो सफ़र बड़ा आसानी से गुजर सके। बहुत शुक्रिया मिसेस शौकत। रुखसाना आपा, आपके साथ पता ही नहीं चला कि वक्त किस तरह से गुजर गया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से तौफीक दे। से चलना चाहिए, थोड़ा बता ये भी ख्याल करना चाहिए कि हमारी बीबियों ने कितना अच्छी सादगी से वक्त गुजारा है। बिल्कुल ये चीज़ें नहीं देखती। हमारी बीबी फातिमा की तरफ देखें, वो पर्दे का हया करती थी मगर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से बहुत खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सारा राना साहिबा, आप प्रोग्राम में आई जी। थोड़ा सा रियल सोचने की ज़रूरत है। अपनी अप्रोच जो है उसे हकीकत में तब्दील करें और कहीं ना कहीं लालच और तमाम चीज़ों पे उस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना और वालिदैन को भी थोड़ी सी डिमांड कम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।